हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति अग्रवाल उदयपुर। इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। दिस पोएम इज written by Walt Whitman. द ऑथर इज वॉल्ट विटमन, यानी कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी गई है। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन shows that there is something what rain wants to say. That means इस पोएम के अंदर रेन कुछ कह रही है। द वॉइस ऑफ द रेन, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर पोएट का और रेन का कन्वर्सेशन है। दैट मीन्स इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन. In this poem, the poet has used few devices like personification. यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यूज कर रही हैं। जो फर्स्ट डिवाइस है एंड द इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो कि पूरी पोएम के अंदर यूज करी गई है वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी नॉन लिविंग थिंग को जब लिविंग थिंग से कंपेयर किया जाता है. तो यहाँ पे ये जो रेन है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको कंपेयर उसकी आवाज, और आवाज किसकी होती है? हमेशा लिविंग थिंग्स की होती है. तो इसलिए यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाई किया गया है. Here, poet is comparing the life cycle of a song and rain. यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है कि कंपेयर कर रहा है उसका जो गाना है उसकी साइकिल और रेन की साइकिल को. आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, तो इस पोएट्री के अंदर, इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि रेन किस तरह से अपनी जो बात है, अपनी जो वाटर साइकिल है उसको एक्सप्लेन कर रही है. मतलब रेन एक्सप्लेन कर रही है, किसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही है? पोएट के थ्रू, पोएट के सॉन्ग के थ्रू. नाउ लेट अस स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. And who art thou? Thou. Who यानी कौन? Art means are. Art means are. और thou means you. Thou means you. तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि पोएट किससे बात कर रहा है? रेन से. I just told you that this is a conversation between the poet and the rain. तो and who art thou? आप, तुम कौन हो? Art और thou. Art means are और thou means you. पहले जो इंग्लिश होती थी बहुत टाइम पहले की, उसके अंदर आर को आर्ट बोलते थे एंड यू को दाउ. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. यहाँ पर ये जो वर्ड आई है, यहाँ पर ये जो आई किसके लिए आया है? पोएट के लिए आया है. और सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे जो रिमझिम सी बरसात की बूंदे हो रही है उसको कह रहा है. तो पोएट उस रेन से कन्वर्सेशन कर रहा है कि तुम कौन हो? विथ स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. अब पोएट आगे बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उसने किस तरह से आंसर दिया है. तो यहाँ पे वो एक्चुअल में आंसर नहीं दिया है, लेकिन पोएट अपने सॉन्ग के अंदर अपनी भावनाओं को बता रहा है कि किस तरह से रेन अपना आंसर दे रही है और उस आंसर को वो ट्रांसलेट कर रहा है यहाँ पर. अब रेन ने क्या कहा? यहाँ ये जो ऊपर वाला आई है ये तो आ रहा है पोएट के लिए, और अब ये आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. यहाँ पर इस थर्ड लाइन के अंदर जो आई वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? रेन के लिए आया है. और इसीलिए यहाँ पर पोएट ने इसको पर्सोनिफाई किया है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती का गीत हूं. सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात ने बोला. इटर्नल, आई राइज इम्फेलेबल,
out of the land and the bottomless sea. Eternal means never ending. इस eternal का मतलब क्या होता है? Never ending, जिसका कि ना तो शुरुआत होती है ना कोई उसकी beginning होती है. और इम्पेलेबल मीन्स दैट cannot be touched, जिसको आप छू नहीं सकते. और बॉटमलेस सी, सी का वैसे तो बॉटम होता है, पैंदा सी का तो जब सबसे नीचे बॉटम होता ही है, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सग्रेट करके बोला है पोएट ने कि बॉटमलेस सी. तो यहाँ पर वो उसका आंसर दे रही है कि मैं जो हूं वो धरती, मैं जो हूं वो धरती का गीत हूँ, इटर्नल हूँ, नेवर एंडिंग हूँ, मतलब हमेशा से चलती रहती हूँ. आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं धरती के ऊपर से, धरती से, और बॉटमलेस सी से, जो कि जिसको कि तल को आप छू नहीं सकते, लेकिन तो भी मैं लैंड से और सी से वेपर की फॉर्म में आती हूँ और फिर ऊपर आकाश में उड़ जाती हूँ. तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो एक वाटर साइकिल होती है, वाटर जैसे चाहे वो गीले कपड़े होते हैं, चाहे रिवर पे होता है, चाहे लैंड पे होता है, तो वो सब एक वेपर में बन जाता है, और वेपर में बनने के बाद वो क्लाउड्स ऊपर आकाश के अंदर जाता है, और फिर वहां पे वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर वही वापस से क्लाउड्स बरसात के रूप में धरती पे गिरते हैं. इस तरह से वापस से वो साइकिल, एक वाटर साइकिल चलती रहती है. उसका फॉर्म तो एक ही जैसा रहता है, होती तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, बट वो अपना वाटर साइकिल के अंदर फॉर्म चेंज करती रहती है और नेवर एंडिंग रहती है. अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन मीन्स ऊपर की तरफ. हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर है टुवर्ड्स द स्काई, वेंस यानी कि वेयर, फ्रॉम वेयर, वेगली एक धुंधलेपन से, formed altogether change and yet the same. और फिर वो ये बोलती है कि मैं आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ मैं उड़ती हूँ, हमेशा से मैं चलती रहती हूँ, आकाश की तरफ उड़ती हूँ, और उसके बाद वहां पर मैं वेगली फॉर्म, धुंधला धुंधला सा आपस में एक क्लाउड्स के रूप में फॉर्म हो जाती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज यानी कि जो वेपर फॉर्म होती है वो अब क्लाउड्स के फॉर्म में चेंज हो जाती है. एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ. आई डिसेंड to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe. अब वो कहती है कि मैं नीचे उतरती हूँ. descend means उतरना, to leave means wash out, to bathe, draughts यानी जो वो सारा सूखा होता है, अकाल होता है. atomies means tiny particles, जो छोटे छोटे कण होते हैं. latent means hidden, जो छिपे हुए होते हैं. तो अब वो ये बोलती है, ये जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, और अनबॉर्न जो कभी बॉर्न नहीं हुए. तो बरसात अब आगे बोलती है कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, मैं नीचे उतरती हूँ, यानी कि मैं वापस से बरसात के रूप में नीचे धरती पर आती हूँ, और उससे ये जो ड्रॉट्स हैं, जो सूखा अकाल होता है, इसको मैं वॉश आउट कर देती हूँ, और जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट की लेयर्स होती हैं, उन सबको मैं वॉश आउट कर देती हूँ और पूरी हरी भरी हरियाली धरती पे कर देती हूँ. And all that in them without me was seeds only. फिर वो ये बोलती है कि बरसात ये बोलती है कि यदि मैं नहीं होती, यदि मैं नहीं आती हूँ, तो क्या होता है कि वो जो जमीन के अंदर जो किसान ने या किसी ने भी जो सीड्स बोए होते हैं, वो सिर्फ एक सीड्स के रूप में ही रहेंगे, और सीड्स के रूप में रहेंगे, तो और फिर वो अंदर ही अंदर नष्ट हो जाएंगे. यानी कि बरसात बहुत ही सीड्स को अब आगे प्लांट, छोटे छोटे पौधे बनने के लिए और आगे और बढ़ने के लिए बरसात की जरूरत होती है. तो ये कह रही है, बरसात वापस से बोल रही है कि विदाउट मी, मेरे बिना सीड्स जो हैं वो सीड्स ही रह जाएंगे. लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन कहाँ पे होंगे? मिट्टी के नीचे दबे हुए रहेंगे. एंड अनबॉर्न, और वो अजन्मे होंगे, दैट मीन्स वो प्रस्फुटित नहीं हो पाएंगे. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. फिर वो वापस से कह रही है कि रात दिन मैं चलती रहती हूँ और अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूँ. यानी कि वो कह रही है कि बरसात कह रही है कि मेरा वाटर साइकिल चलता रहता है,
पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, फिर मैं अपनी लाइफ को ओरिजिन देती हूँ, धरती को खुशहाली हरियाली देती हूँ, सी के अंदर जाती हूँ, लैंड पे जाती हूँ, और फिर वापस से वहीं से मैं ओरिजिनेट होती हूँ, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सी से और लैंड से। फिर ये बोलती है कि सीड्स को मैं ग्रो करने देती हूँ, सीड्स मेरे कारण से ग्रो होते हैं, उनसे उनको पानी मिल जाता है, अब वो हिडन नहीं रहते और अनबॉर्न नहीं रहते, मतलब अब वो पैदा हो जाते हैं और मैं धरती को हरी भरी सुंदर बना देती हूँ, और इस तरह से मेरी नेवर एंडिंग लाइफ साइकिल चलती रहती है। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इस तरह से मैं सारी की सारी अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, यहाँ पे ये इट किसके लिए आया है, धरती के लिए। मैं इस धरती को प्योर कर देती हूँ, साफ सुथरी कर देती हूँ और सुंदर बना देती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. अब यहाँ पर जो पोएट है वो अपने सॉन्ग को, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो ये बता रहा है अपने सॉन्ग को रेन से कंपेयर करता है कि जिस तरह से रेन जो है अपनी बर्थ प्लेस यानी कि सी और लैंड से ओरिजिनेट होती है, वाटर वेपर में बदलती है, क्लाउड्स में बदलती है और वापस से रेन होके वो धरती पे आ जाती है। तो इसी तरह से उसका जो सॉन्ग है तो वो भी यही बताता है, एक रेन से कंपेयर करता है वो, और एक पैरेलल ड्रॉ करता है। और वो कहता है कि उनका जो गाना है वो पोएट से ही ओरिजिनेट होता है, वो स्वयं से उसका ओरिजिनेट होता है और वापस उस तक कैसे आता है, क्योंकि उसके जो गाने हैं वो अलग अलग कहानी, अलग अलग लोग उनको सुनते हैं, अलग अलग जगह पे सर्कुलेट होते हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर होते हैं, और इस तरह से लोग उनको, उसके गानों को, सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, और फाइनली जब उनको वो गाना सुनने वालों से जो प्यार उसको मिलता है तो वो सोचता है कि ये जो प्यार है वो ही उसके लिए अवार्ड है। और फिर पोएट यही कहते हैं कि इसी जिस तरह से रेन कहती है कि रेन का अवार्ड क्या है कि धरती माता सुंदर हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, इसी तरह से पोएट का अवार्ड भी क्या होता है जब लोग उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा बोलते हैं कि या दिस सॉन्ग इज वेरी गुड, तो इस तरह से उसको खुशियां मिलती है। और इसके बाद पोएट ये भी कहता है कि ragged और unragged, duly with love returns, वो ये कहता है कि ragged और unragged, इसका मतलब ragged means whether cared for और unragged means whether cared not, कि कोई परवाह करे चाहे नहीं करे। अब यहाँ पे वापस से पोएट ऐसे बोल रहा है, वापस से रेन से अपने सॉन्ग को पैरेलली कंपेयर कर रहा है कि कोई उसका गाना पसंद करे या नहीं करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको रिवॉर्ड दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको वो क्या चाहता है कि वो अच्छे से अच्छे सॉन्ग्स बनाए और उसको खुशियां मिले। कोई उसके गाने को पसंद करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी उसमें वो खुश है। इसी तरह से वो पैरेलली रेन को कंपेयर करता है। रेन कहती है कि कभी कभी तुम्हें पता होगा जब बहुत ज्यादा रेन होती है या कोई जो लोग बीमार वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं ये क्या है, ये इतनी बरसात हो रही है, इतनी बरसात हो रही है, लेकिन जो यंग ब्लड होता है, लवर्स होते हैं, उनको तो बरसात बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि बरसात बहुत अच्छी है। तो रेन भी है, बरसात भी यही कहती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे से कोई खुश है चाहे नहीं है, वो तो यही कहती है कि मेरा काम जो है प्रकृति को सुंदर बनाने का है और यही मेरा एक रिवॉर्ड है। नाउ let us see the literary terms in the poem. There are few literary terms and out of those I am going to tell you 3 to 4 literary terms. The main and the first important literary term is personification. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि द वॉइस ऑफ द रेन के अंदर पर्सोनिफिकेशन है, रेन को पर्सोनिफाई किया है, रेन नॉन लिविंग थिंग है और उसकी आवाज, जो आवाज किसकी होती है, हमेशा लिविंग पर्सन्स की, लिविंग थिंग्स की, लिविंग बींग्स की होती है। तो यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया है। तो द फर्स्ट
device used in this poem, and especially in the title of this poem also, this personification is used. The poet here used a non-living thing as a living thing. आप देखोगे कि ये जो थर्ड लाइन है, I am the poem of the earth said the voice of the rain. यहाँ पर I कौन है? बरसात है. यहाँ पर इसको personify किया है. Now the other device used in this poem is metaphor. Metaphor क्या होता है? An indirect comparison between the qualities of different things. अलग अलग चीजों की qualities को compare किया जाता है. अब इसमें कहाँ compare किया है? I am the poem of the earth. यहाँ पे जब ये poem ये जो बोलती है ना, I am the poem of the earth. वापस से इसी के अंदर यहाँ पर क्या है? Rain is being compared to a poem. यहाँ पर ये रेन बोलती है कि मैं धरती की कविता हूं. यहाँ पर धरती को या रेन को एक कविता से कंपेयर किया गया है. Now the other device used in this poem is hyperbole. यहाँ पे देखिए एक लाइन में आया था bottomless sea. क्या आया था यहाँ पे? Bottomless sea. तो ये जो bottomless sea है, आप जानते हो कि sea का कभी भी bottom ऐसा नहीं होता है कि सी का बॉटम ना हो. दैट मीन्स बॉटमलेस सी नहीं होता है. लेकिन किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसको बोलते हैं हम एग्जेगरेटेड, हाइपरबोल. यानी कि आप एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट, कोई भी उसको किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना. तो यहाँ पर पोएट ने सी को कैसे बढ़ा चढ़ाकर बताया है? बॉटमलेस बताया है. Another device used in this poem is imagery. आपने देखा होगा imagery क्या होता है? Visual description of something. आप किसी भी चीज को visualize कर रहे हो. तो यहाँ पर जो ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसके अंदर soft falling shower. इसके अंदर पोएट बरसात की बूंदों का एहसास कर रहा है, इसको विजुअलाइज कर रहा है कि बरसात की बूंदें रिमझिम करके सॉफ्टली नीचे गिर रही हैं. तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं इसके अंदर. और आई होप you like this video. If you like this video, please like and share this video and subscribe my channel Swati Agrawal Udaipur. In the next video we will see the other poetry of this book. Thank you.